नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बजट का दिन है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिन है। लेकिन आज हम बजट के बारे में आपको नहीं बताएंगे। आज निर्मला सीतारमण से ही जुड़ी हुई एक ऐसी खतरनाक खबर है जिसको ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपको अचंभा जरूर होगा कि देश किस रास्ते पर निकल चुका है। डेप्यूटी कमिश्नर जीएसटी के बी मुरुगन तमिलनाडु के एक ऑफिसर हैं। उन्होंने जनवरी की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने एग्जैक्टली ये लिखा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हटाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को बीजेपी की राजनीतिक शाखा में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने पिछले साल जो तमिलनाडु में जो 2 दलित किसान थे, याद होगा आपको कि उनकी जमीन किस तरीके से वहां के एक बीजेपी नेता ने हथिया ली थी, तो ईडी उन पर चढ़ाई कर दिया था। लेकिन फिर अभी क्या हुआ, 4 जनवरी को यह पता चला कि ईडी ने कहा है कि नहीं, हमारी मंशा ये नहीं कि हम किसानों को तंग करें और ये मामला हम बंद करते हैं। लेकिन जिस अधिकारी ने उन किसानों के लिए लड़ाई की थी, जिन किसानों के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठा था, उसी का नाम है बी मुरुगन, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर है जीएसटी का तमिलनाडु में। और उसी अधिकारी का रिटायरमेंट अभी 31 जनवरी को था और रिटायरमेंट के ठीक 2 दिन पहले उनको निलंबित कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, ताकि ये उनको सबक सिखाया जा सके कि आप ईडी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप निर्मला सीतारमण के खिलाफ नहीं बोल सकते और आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको ये भी बता दें कि 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हो रहा था, तो उस दिन आपको याद होगा कि सरकार ने सभी अधिकारियों को आधे दिन की छुट्टी दे दी थी। लेकिन बी मुरुगन एक ऐसे अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं काम भी करूंगा। तो क्या उसी का खामियाजा आज बी मुरुगन को भुगतना पड़ रहा है और देश किस रास्ते पर चल चुका है। अभी भी आप देख रहे हैं कि ईडी की किस तरीके से मनमानी चल रही है। विपक्ष मुक्त बनाने की ओर ये सरकार अब बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है कि विपक्ष का कोई बचे ना। तो क्या विपक्ष को हटाते हटाते अब धीरे धीरे जो अधिकारी जिनमें थोड़ा सा रीढ़ बची हुई है, जो वो बोलना चाहते हैं, क्या उनको भी अब धीरे धीरे खत्म करेगी ईडी। अब आप ये देखिए कि ईडी के खिलाफ ही इस अधिकारी ने, बी मुरुगन ने, हिम्मत करके राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी। लेकिन चिट्ठी कैसे लिख दी मुरुगन ने, तो आज उसकी सजा उनको किस तरह से मिल रही है कि रिटायरमेंट के ठीक 2 दिन पहले उनको सस्पेंड कर दिया है। यानी कि अब उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उनके आगे का भविष्य क्या है पता नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन दोनों किसानों के लिए उन्होंने आवाज उठाई और इतनी हिम्मत कर दी कि राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वित्त मंत्रालय में जो मंत्री बैठी हैं निर्मला सीतारमण, उनको हटाया जाए। आखिर इतनी बड़ी जुर्रत अगर मुरुगन ने की है तो सबक तो सिखाना ही होगा मोदी सरकार को, और आज यही किया गया है। आखिर किस रास्ते पर जा रहा है और क्या ईडी और वित्त मंत्रालय और साथ में मोदी सरकार मिलकर बिल्कुल एक अजीब सा तंत्र खड़ा कर रहे हैं जहां पर लोग डरे, लोग भय से कांपे। क्या इस तरीके का तंत्र ऑलरेडी अब खड़ा हो गया है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपक कबीर, जो कि देश के जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। दीपक, आपका स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और संजीव सिंह है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। थैंक यू सो मच संजीव जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े। और आज की शुरुआत में दीपक से करना चाहूंगी कि दीपक, मुझे ये बताइए कि आज बी मुरुगन को जिस तरीके का सबक सिखाया जा रहा है, आज ये किस तरीके का संकेत दे रहा है? क्या आज राष्ट्रपति मुर्मू को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए? क्या आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जवाब नहीं देना चाहिए कि उन्हीं के मंत्रालय के एक जीएसटी के ही डिप्टी कमिश्नर है जिन पर इसलिए गाजगिरी है कि क्योंकि उन्होंने हिम्मत करके बोल दिया? जी दीपक। जाहिर तौर पे मतलब देश में जब भी कुछ ऐसा हो तो देश की सर्वोच्च संस्थाओं को संज्ञान में लेना चाहिए। और चूंकि चिट्ठी लिखी है मुर्मू साहब ने राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को, तो उनको संज्ञान में जरूर लेना चाहिए और निर्मला सीतारमण की भी जवाबदेही बनती है। लेकिन ये करना चाहिए कि जबान अलग होती है, क्या होगा उसकी जबान अलग है, क्या होगा उसकी जबान कई बार हमारे पूर्व के अनुभवों से तय होती है और हमारे पूर्व के अनुभव ये बताते हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है। मुर्गुन को लग रहा था, उन्होंने एक स्टैंड लिया, उनके जमीर ने उनको अलाउ किया होगा कि नहीं, आपको बोलना चाहिए क्योंकि आप संविधान के प्रति लॉयल होते हैं, आईआरएस ऑफिसर वो
रहे हैं या जीएसटी कमिश्नर रहे हैं, जो भी हो, पर ऐसा होगा नहीं, उल्टा उनके लिए और मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये सरकार ये जनद्रोही सरकार है और जनद्रोही सरकार होने के नाते जो भी जनता के साथ खड़ा होगा, जनता के साथ अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि वो जनता के साथ खड़े हों, लेकिन वो नेताओं के साथ खड़े हो जाते हैं, डर के मारे, लालच के मारे या दूसरे फायदों के लिए। कुछ अधिकारी अभी अपना ज़मीर बचाए हुए हैं, तो उनको सजा भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार सुनती नहीं है, बेशरम है और एक तरीके का इसके अंदर एक आपराधिक मनोवृत्ति है कि चीजों को कुचल देना है, खत्म कर देना है, जिसे हम फासिस्ट मनोवृत्ति कह सकते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ 2 सेकंड के लिए। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड है, यानी कि सीबीआईसी, उन्होंने इस संबंध में 29 जनवरी को एक आदेश जारी किया था, आपको ये बता दें, और इसमें उनके निलंबन का, यानी कि बी मुरुगन के निलंबन का कोई कारण नहीं बताया गया था, और यह कहा गया था कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। ये बोला गया था विचार किया जा रहा है, और आदेश में यह भी कहा गया था कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना उन्हें हेडक्वार्टर्स नहीं छोड़ना चाहिए। अब संजीव जी, मैं अब आपके पास आती हूं कि बी मुरुगन जैसे ऑफिसर्स का आज अगर इस तरीके से हश्र कर रहे हैं वित्त मंत्रालय और मोदी सरकार, तो ये किस तरीके का संकेत दे रहा है? एक तरफ आप देख रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी किस तरीके से पड़ी हुई है। क्या अब ईडी ऐसे अधिकारियों के भी अब पीछे पड़ने जा रही है जो कि जिनका जमीर बचा हुआ है, जैसी बात अभी दीपक कह रहे थे, जिनमें एक अंतरात्मा है जो कि जिसकी आवाज है और वो बोलना चाहती है और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है। आज ऐसे नौकरशाहों की भी क्या शामत आ चुकी है? जी नीलू जी, सबसे पहले कहना चाहूं कि ये ईडी की काल नहीं है। ये आज स्पष्ट रूप से कहा जाए कि बीजेपी आबलिक संघ की काल है। यानी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है, ईडी नहीं चाहती। अगर ईडी चाहती तो आपने देखा कि आते आते 22 जनवरी को आप किसी मामले में, जो सेलम का मामला है जहां बी बालमुरुगन के खिलाफ कार्रवाई करने की, वो पिछले बुधवार को यानी कल वो रिटायर्ड हो रहे थे और 2 दलित किसानों की बात उठाई। वो स्वयं में दलित हैं। इस सरकार से सबसे पहले तो मंशा ये जाती है देश के सामने कि दलित अधिकारियों, दलित किसानों, दलित मजदूरों के प्रति इस सरकार का रवैया क्या है। और स्पष्ट रूप से कि जो भारतीय जनता पार्टी जो और आरएसएस के विचारधारा के साथ चलेगा, वो अधिकारी हो या नेता हो, उसके साथ मोदी सरकार खड़ी रहेगी। आज जिस घटना को लेकर के वहां के सेलम का जो भाजपा नेता था गुणशेखरन, उसके बारे में दलित नेताओं ने विरोध किया और उसके बाद कार्रवाई देखिए, उनको हड़काने धमकाने की कार्रवाई ईडी करती है और ईडी स्वयं कहती है 22 जनवरी को कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई बंद की जाती है। और जहां पे आपके बालमुरुगन साहब, जहां पे जिस दिन राम मंदिर का कथित रूप से राजनीतिक आयोजन जो किया गया था, उस समय बताइए वो आदमी एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है न्याय के लिए। तो आप बताइए कि एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भगवान के राम राज की जो है परिकल्पना साधी जा रही है, और दूसरी तरफ एक सीनियर आईआरएस अधिकारी देश के कमजोर किसानों को, दलित किसानों को, उस देश में जहां 30 किसान प्रतिरोध आत्महत्या कर रहा है, जहां आज वित्त मंत्रालय ने और वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, जहां किसानों के साथ आप देखें कि बजट में लगातार उनके साथ कटौतियां की गई। और इतना ही नहीं, करीब करीब उत्तर प्रदेश से जहां मैं आता हूं, 60,000 किसानों को जो किसान निधि दी जाती थी उसमें से निकाल दिया गया। तो आज 60 लाख, माफ करिएगा। तो आज ये स्थिति सामने है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो इशारे पे जो लोग चलेंगे वही लोग काम कर पाएंगे। आज किसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि ये अमृत काल नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है, ये अन्याय काल चल रहा है, जहां न्याय की बात उठाने वाले हर शख्स के ऊपर कार्रवाई होगी और इसका जीता जागता सबूत है ये। दीपक, बी मुरुगन ने जब ये इनको सस्पेंड कर दिया गया तो उन्होंने कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि मैं दलित हूं और मुझे सबक सिखाने की कोशिश की गई है। अब जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, आपने देखा है कि वैसे ही दलित और ओबीसी के जो नौकरशाह हैं वो बहुत कम है। अब अगर एक दलित ब्यूरोक्रेट को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, इस तरीके से तंग किया जाएगा, तो क्या ब्यूरोक्रेसी में आपको एक नए आंदोलन के स्वर दिख सकते हैं जो कि मोदी जी के लिए वाकई में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मुरुगन साहब
कि मतलब ये एक तरीके से एक खुशकिस्मती है कि वो साउथ में है और मोदी सरकार ने नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड बहुत तीखा कर दिया है। ये डिवाइड इन पॉलिटिक्स के चक्कर में इन्होंने किया। तो मुर्गन साहब निश्चित रूप से एक ऐसे राज्य में है या इस माहौल में है जहां पे अभी तक इस तरह का जहर, इस तरह की नफरत या इस तरह का कंट्रोल कम है। ये लेकिन इससे सबक तो बहुत लोगों को डराने की कोशिश है, एक इंडिविजुअल को सबक सिखाने के बहाने बहुत से लोगों को चुप कराया जाता है। लेकिन दक्षिण के तबके में और दक्षिण के अंदर दलित आंदोलन बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र के बाद से लेकर तमिलनाडु तक दलित आंदोलन की एक आवाज है। सिर्फ दलित आंदोलन की बात नहीं है, वो कई मसलों में भारतीय जनता पार्टी की डिवाइड पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े होते हैं। वरना ये जो 2 किसानों का मुद्दा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके आगे व्यक्तिगत उसमें शुरू किया था, ये इतनी आसानी से हल नहीं हो पाता। उनके ऊपर तो और चीजें हो जाती। एडवोकेट जो मुकदमा लड़के जीती हैं, इतना आसान नहीं था जीत पाना अगर ये नॉर्थ होता। इसलिए मुर्गन साहब के साथ जो ये दुर्व्यवहार किया गया, उनके निलंबन को और उनको बिना कारण बताए बस आदेश आया होगा कि इसको सबक सिखाना है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अधिकारी भी लामबंद होंगे, बहुत सारे लोग भी लामबंद होंगे और नहीं तो वो इस खतरे को जरूर महसूस करेंगे कि ये सरकार एक दमनकारी सरकार है और इससे बच के रहना है। तो साउथ में इनको कुछ उससे गेन नहीं होगा, केवल इनका एक ईगो है और उसके बहाने नॉर्थ को जरूर डराया जा सकता है कि हम किसी को भी, और नॉर्थ में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। नॉर्थ के लिए बिल्कुल ताजुब की बात है ही नहीं ये कि अधिकारियों को जेल भेज देना, परेशान करना, संजीव भट्ट से लेकर यहाँ हमारे यहाँ अमिताभ ठाकुर से लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से भुगते हैं। तो अगर सत्ता के साथ रहोगे, अन्याय भी करोगे तो इनाम पाओगे, सांसद बनोगे, मंत्री बनोगे, तुरंत विधायकी का टिकट मिलेगा, एमपी बनोगे। लेकिन अगर विरोध में जाओगे तो आज संविधान किनारे हो गया, आपकी शपथ संविधान के प्रति नहीं है। अधिकारियों से कहा जा रहा है अपने आप को संकट मत डालो, अपने परिवारों को संकट में मत डालो। आज संविधान कुछ नहीं है, जो नरेंद्र मोदी है, आरएसएस है, जो विचारधारा है वो करो। जो बिल्कुल जिस संगठन को प्रतिबंधित किया गया था, आज उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय उस संगठन के साथ बैनर पे बैनर लगा के आयोजन कर रहे हैं, जो प्रतिबंधित संगठन रहा है, जो घुस नहीं सकता था आरएसएस। तो आजकल कोई कानून नहीं है, अब कब सरकारें बदलेंगी, कब इन सबकी जांच होगी, कब क्या होगा। कई अधिकारी सरेंडर कर चुके हैं, कई क्या ज्यादातर अधिकारी। मुर्गुन जैसे कुछ अधिकारियों के पास रीढ़ है तो उनकी रीढ़ तोड़ने की कोशिशें होती हैं और इसी में वो एक्टिविस्ट बनते हैं, इसी में वो आगे कई लोग निकल जाते हैं, कई लोग कई मामलों में शहीद हो जाते हैं। मतलब जान से ही नहीं, बाकी भी संकट होते हैं, परिवार होता है, ये होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे लगता है साउथ के अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को और नॉर्थ के भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए। कहीं ना कहीं एक प्रेशर दबाव पैदा करना चाहिए। 24 का चुनाव सामने है, क्योंकि अगर सरकारें अपनी मन मर्जियों से अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा, नियमावली का कोई मतलब नहीं बचेगा। राष्ट्रपति से उम्मीद है, राष्ट्रपति एक आदिवासी वर्ग से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति को याद रखना चाहिए कि जिस तरह से एक बार संसद में सोमनाथ चटर्जी, जो कभी एक पार्टी के हुआ करते थे सीपीएम के, बाद में उन्होंने कहा था कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, अब मैं लोकसभा अध्यक्ष हूं, तो मेरा काम बराबरी का है। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति को यह मानना चाहिए कि अब वो इस देश की राष्ट्रपति हैं और सर्वोच्च हैं। उनके पास अगर कोई एप्लीकेशन गई है तो न्याय होना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उनसे उम्मीद नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन संजीव जी मुझे ये बताइए कि ये तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जहां पर किसी ब्यूरोक्रेट ने इस तरीके से ओपनली वित्त मंत्री को ही कटघरे में खड़ा किया है और ये कह के कि देखिए जो प्रवर्तन निदेशालय है उसको बिल्कुल राजनीतिक शाखा में तब्दील कर दिया गया है। मैं ये सोच रही हूं कि अभी बाकी मिनिस्ट्रीज में भी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हो सकता है कि किसी की हिम्मत हुई हो, किसी ने नहीं किया हो, या किसी की हुई हो, किसी ने हो सकता है कि इस तरीके की चिट्ठी लिखी हो और चिट्ठियां हो सकता है दबी पड़ी हो। वो तो तमिलनाडु था इसलिए ये चिट्ठी सामने आ गई वहां पे, क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्य है। वरना हो सकता है कि इस तरीके के विरोध के सुर ऐसे कई राज्यों में हो रहे हो, नौकरशाह दबा और कुचला महसूस कर रहे हो। और आज क्या इस एपिसोड से आपको नहीं लगता है कि निर्मला सीतारमण की एक तरीके से कलई खुल गई है कि किस तरीके से वो अपने उंगलियों पर ईडी को नचा रही है? देखिए नीलू जी, बिल्कुल थोड़ा आपको पूर्व में ले जाना चाहता हूं कि आरएसएस बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के
खासकर जहां इनकी सरकारें हैं, क्या काम करती कि हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने 2021 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 107 एनएसए के मामले लगाए थे। उस समय आपको अच्छी तरह ख्याल हो कि तमाम आंदोलन चल रहे थे, लोगों को घर बुलडोज किए गए, और जो लोग कहते हैं कि गोली चलाई गई थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करीब गोलियां चलवाई थी सीएनआरसी के आंदोलन में, 18 लोग मारे गए थे। और हाई कोर्ट में जब मामला गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि साहब 107 उसके एनएसए के मामले में, या 117 था, 97 मामले कहा कि राजनीति से प्रेरित थे। इसका मतलब समझिए कि अधिकारियों ने किस दबाव में काम किया। इसी तरह से वाराणसी से, जहां पे मां गंगा की गोद में, जहां पे एनजीटी ने मुकदमा किया कि गंगा का जो प्रदूषण स्तर बदला, जो उसमें नहर खोदी गई, तो आज उन अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। तो लगातार, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि अभी एक मामला आया, तो सरकार की जहां कलई खुली वहां पे अधिकारियों को, उनको, तो मेरा ये कहना है कि पूरी तौर पे ब्यूरोक्रेसी का संघीकरण हो चुका है। जो उस संघ के अहाते में आकर के काम करना चाहते हैं, निश्चित है उनको पुरस्कार मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा, और नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म के आधार पर उनको क्षेत्र भी अलॉट कर देगी। अब पूरी तरह से देश में कहीं से भी कतई कहने में गुरेज नहीं कि पूरी तरह से इस अन्याय काल में मुझे लगता है कि जंगल राज जैसे शब्द कमजोर पड़ रहे हैं। एक सीनियर आईआरएस अधिकारी ने देश के वित्त मंत्री की कलई एक व्यक्ति ने खोली है, नीलू जी। तो सोचिए कि वित्त मंत्री जी पूरे देश में किस तरह का उनका कोहराम चल रहा होगा, किन किन विभागों में क्या चल रहा होगा। आज तो एक बालामुरुगन आए, आज मुझे लगता है कि ऐसे तमाम बालामुरुगन होंगे जो अन्य विभागों में, सीतारमणी नहीं, इनके तमाम ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो लगातार कानून और पूरी प्रक्रिया को धता बताते हो काम करा रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। और एक चीज और जोड़ के कहना चाहता हूं कि अभी ईडी के मामले में चूंकि आपने उठाई बात, तो अभी ताजा मामला देख लीजिए, झारखंड का है। झारखंड में और बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार जी जो राजनीति के मुझे लगता है कि पलटू राम हो चुके हैं, कि सत्ता कुमार जी सीधे जाते हैं और राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्होंने अपना हेमंत ने जो है क्या कहते हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद तुरंत जो है विपक्ष ने पूरा अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, और अभी तक गवर्नर ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो ये क्या बताता है कि संस्थाएं कहीं स्वतंत्र हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर को क्या इंतजार कर रहे हैं, जो इनको अपना आदेश देना चाहिए, तो क्या इंतजार कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन हाँ संजीव जी, मैं अब आपके पास आती हूँ, लेकिन दीपक, आज निर्मला सीतारमण का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्होंने इंटरिम बजट आज पेश किया है। इंटरिम बजट इज ऑल अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर। एक तस्वीर अभी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, और वो एक हमारे लोकतंत्र की ये बताया जा रहा है कि बड़ी मजबूत तस्वीर है। इस तस्वीर में निर्मला सीतारमण को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ खिला रही हैं। ये तब की तस्वीर है जब आज वो मिलने के लिए गई थी, और राष्ट्रपति, हाँ, निर्मला सीतारमण को मिलने के लिए वो गई थी, और तब की वो तस्वीर है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण में द प्रेसिडेंट फॉर द बजट अप्रूवल। और उसके बाद जो लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, द फर्स्ट सच फोटो ऑफ 2 फीमेल्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब मुझे दीपक आपसे ये जानना है कि ये जो 2 महिलाएं हैं, नो ऑफेंस मेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और महिलाओं के लिए ऐसा ऑफेंसिव कोई वक्तव्य मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति का दरवाजा आदमी तभी खटखटाता है, या अदालत का दरवाजा तभी खटखटाता है जब सारी उम्मीदें मर जाती। आज अगर बी मुर्गन जैसे ऑफिसर ने राष्ट्रपति को लिखा है, उसने इस चिट्ठी को इसी उम्मीद से लिखा होगा कि हमारी राष्ट्रपति कुछ संज्ञान लेंगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति की इस तरीके से तस्वीर निर्मला सीतारमण के साथ आज दिख रही है, तो हम क्या उम्मीद करें? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्मला सीतारमण को बुलाएंगी भी, या फोन करके बोलेंगी भी कि भाई आपका एक ऑफिसर वो इस तरीके से क्यों चिट्ठी लिख रहा है, या फिर वो चू ही नहीं करेंगे? जी देखिए, हम लोग ऐसे मौकों पे एक शेर अक्सर सुनाते रहते हैं कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। तो जब मतलब क्लियर गठजोड़ है, लेकिन उम्मीद तो देखिए
प्रेमचंद की एक बहुत बड़ी मशहूर कहानी है पंच परमेश्वर। भारतीय संस्कृति की जो बात है, पंच परमेश्वर में दो दोस्त होते हैं जिगरी, और उनके बीच का एक डिस्प्यूट होता है, उसमें फैसला जो है दोस्त के खिलाफ देता है दोस्त। कि ये मिसालें रही हैं पंच परमेश्वर का मतलब ये है कि न्याय की कुर्सी पे बैठ के ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना भाई होता है, ना कोई रिश्ता होता है। ये बुनियादी अतीत से यही न्याय के बारे में यही संदर्भ माने जाते हैं किसी भी दुनिया के मुल्क में, कि न्याय का मतलब ही ये है। अब उस न्याय के सिद्धांत में अगर निर्मला सीतारामन और द्रौपदी मुर्मू के गले मिलते तस्वीर है या घर में बैठ भी रहे हैं, लेकिन उससे न्याय पर आंच नहीं आनी चाहिए कायदे से। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए ऑफिशियली बोलना अलग बात है, पर जनता के अंदर ये माना है कि जो कुछ है सब कुछ सरकार है, और सरकार में जो कुछ है वो मोदी है। अब मोदी के कंधे पे अडानी है या अंबानी है या उनके कंधों पे मोदी है, ये अलग बात है। लेकिन ये है, तो किसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, किसको वित्त मंत्री बनाया जाएगा, ये सब रहमो करम पे है, ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं हुई है। और रहमो करम के अंदर आदमी झुका झुका रहता है। मतलब ये बड़ी सख्त टिप्पणी है भारत के गणराज्य के लिए, लेकिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने भी कई बार ऐसा किया जिससे लगा ही नहीं कि वो राष्ट्रपति की गरिमा का सम्मान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के आगे, और ये भी। तो मुझे लगता है कि जैसा आप पहले भी कहते रहे हैं कि राष्ट्रपति को हमारे देश की जनता रबर स्टैम्प मानती है, मतलब ये आम बोलचाल की भाषा में है। पर फिर भी उम्मीद तो उम्मीद है। द्रौपदी मुर्मू को समझना चाहिए कि अगर वो एक आदिवासी भी है, उनको समझना चाहिए एक कमजोर वर्ग के लोग कितनी मुश्किल से बढ़ के आते हैं, उस पर अगर एजेंसियां ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा। तो गेंद द्रौपदी मुर्मू के पाले में है, लेकिन फैसला मोदी जी को करना है। और मोदी जी ना निर्मला सीतारामन कुछ कर सकती हैं ना कोई और मोदी जी का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं वही होगा, उसके अलावा कुछ होगा तो भुगतेंगे। सरकारें गिरेंगी, ना विधानसभा अध्यक्ष कुछ बचे हैं, ना जो है राज्यपालों की कोई हैसियत बची है, ना पार्टी अध्यक्षों की बची है, और मैं तो कहता हूं आरएसएस की भी बची है कि नहीं बची मुझे पता नहीं है, लोग जाने आपस में। लेकिन जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल इस देश की जनता और मुर्गुन जैसे ऑफिसर्स का हाल देखकर बाकी ऑफिसर्स को सबक लेना चाहिए कि पानी हद से ऊपर निकल रहा है और स्टैंड लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मीडिया अपनी साख खो चुका है। इसलिए जनता को जगाने में अधिकारियों को ही मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना मीडिया अगर इस मसले को उछालता तो आज धज्जियां उड़ रही होती निर्मला सीतारमन की। अगर मीडिया उछालता तो वो दो किसानों के साथ ऐसा हो नहीं सकता था। नहीं नहीं, आज तो देखिए पूरा जो गोदी मीडिया है वो तो पूरा बजट में लगा हुआ है कि देखिए जो इस कार्यकाल का अंतिम बजट है निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि गोदी मीडिया नहीं करेगा। लेकिन मैं एक दूसरे सवाल पर आना चाहती हूँ संजीव जी, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करूंगी। कि ईडी के अफसर जो सलेम के जो 2 दलित किसान थे, उनके मामले में किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ईडी ऑफिशियल्स ने ये कहा, ईडी के अधिकारियों ने, कि देखिए हम किसानों को तंग नहीं करना चाहते। पहले उन पर धावा बोला, फिर उसके बाद ये कहा कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये मंशा नहीं थी कि हम किसानों को परेशान करें। लेकिन परेशान किसको किया गया? उस अधिकारी को जिसने कि उन किसानों के लिए आवाज उठाई, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हुआ जिसने कि द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर संज्ञान दिलाया कि देखिए एनफोर्समेंट एजेंसीज का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है वित्त मंत्रालय। तो आज क्या बड़े शातिर तरीके से, क्योंकि किसानों का वोट बैंक है, किसान को नाराज नहीं करना है, किसान को परेशान नहीं करना है, क्या इस मंशा से उन किसानों के ऊपर जो जांच थी उसको बंद कर दिया गया, और आज मुरुगन जैसे ऑफिसर्स की धरपकड़ कर ली गई कि रिटायरमेंट के 2 दिन पहले उनको सस्पेंड कर लिया गया? जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि 2-3 लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले तो बी माला मुरुगन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, अजीत अंजुम जी को और आपको, कि आज वास्तव में के सामने कि वर्तमान सत्ता किस तरह से जो न संविधान को मानती है, और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं जो धर्म आधारित अपने को घोषित करते न सनातन को मानती है, न राष्ट्रपति को मानती है, न राज्यपाल को मानती है। स्थिति ये है कि अगर बी मुरुगन साहब, पहले आप बताइए कि ईडी कह रहे कि हम किसानों को सताना नहीं चाहते, तो भाई किसानों को नहीं सताना चाहते तो सता किसको रहे हो? जिस व्यक्ति ने उनकी आवाज उठाई। तो अगर बी बाला मुरुगन अगर उन्हीं ईडी के अधिकारियों के साथ घुल मिल गए होते तो नीलू जी ये मामला रफा दफा हो गया होता। और मैं इसी चीज को कह रहा हूं
कि आज पूरे देश में किसानों का ये सच सामने है। किसान जो आज सोचिए कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपए ऐसी सरकार है जो देश के पूंजीपतियों का माफ कर चुकी है और किसानों का 9 साल में 1 रुपया माफ नहीं किया। 1,04,000 समथिंग किसान केवल 2014 से लेकर 2022 में आत्महत्या किया है। करीब 30 से 32 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है। यही कारण है कि जब किसानों की कोई सुनवाई, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बालामुरुगन साहब जैसा एक देवता तुल्य इंसान मिला इन किसानों को, नहीं तो दावे के साथ कहता हूं कि सेलम के ये किसान भी आत्महत्या करके मर जाते। यही सच होता और यही कारण है कि हिंदुस्तान में जो बढ़ती हुई किसानों की आत्महत्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कारण ऐसे अधिकारी बन रहे हैं और जिनके पीछे निर्मला सीतारमण जैसे नेता हैं। जी, अंत में दीपक का बस बहुत ब्रीफ 40 सेकंड का एक जवाब कि क्या बी मुरुगन जैसे अधिकारी अगर और पैदा होते हैं, क्या वो एक बड़े आंदोलन को तब्दील कर सकते हैं? क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत पास है, किसानों का मामला है, ईडी के ऑफिशियल्स हैं, यानी कि सारी वो बातें इसमें जुड़ी हुई हैं जो विपक्ष करता रहता है। क्या बी मुरुगन एक बड़े मैस्केट के रूप में उभर सकते हैं लोकसभा चुनाव के पहले? जी, बहुत संक्षेप में जवाब, बहुत संक्षेप। कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नॉर्थ तक शायद ही ना आ पाए, पर साउथ में जरूर रहेगा और उन्हें करना चाहिए। वो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे अधिकारियों को जब सरकार के पलड़े में बिछने के लिए अधिकारी तैयार हो रहे हैं तो उसके जवाब में सरकार को शिकस्त देते हुए जनता की आवाज उठाने वाले अधिकारियों की जरूरत है और ऐसा करना चाहिए। उनको निकलना चाहिए, देश में यात्राओं में जाना चाहिए, अपनी आईएस एसोसिएशंस में, आईआरएस एसोसिएशन में, पीसीएस एसोसिएशंस में इन सब बातों को गंभीरता से उठाना होगा। भले हालात जितने भी खराब हो, पर फिर भी न्याय और उम्मीद यहीं से पैदा होगी मुझे लगता है। और मुझे एक बात ये भी कहनी कि ब्यूरोक्रेसी संगीन नहीं हुई है, वो दबाव है, वो सत्ता का दबाव है, बर्खास्तगी का दबाव है, उनपे हमले करवाने का दबाव है, नियम कानून का दबाव है, वो दबाव में है। अगर वो दबाव हटा दिया जाए तो आज से कुछ साल पहले जैसे खुल के लोग बोलते थे, चाहे मीडिया बोलता था, चाहे ब्यूरोक्रेसी बोलती थी, फिर से बोलने लगेंगे। ये सत्ता की निरंकुशता है जिसने जनता के होठों पर चुप्पी लगा रखी है। जनता को केवल, अधिकारियों को केवल हिम्मत दिखानी है वो उंगली हटाने की, चुप्पी हटाने की, चीजें बदल जाएंगी। जी, चलिए, अब देखना होगा कि राष्ट्रपति मुर्मू इस मामले में क्या कुछ करती हैं। इसके पहले भी जब महिला पहलवानों का मामला सामने आया था, बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद राष्ट्रपति मुर्मू कुछ बोलेंगी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब क्या बी मुरुगन के मामले में क्या वो कुछ संज्ञान लेंगी? एक बहुत ही संगीन मामला सामने आया है जहां पर वित्त मंत्रालय की एक तरीके से कलई खुल गई है। अभी तक सिर्फ ये बोला जाता था कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो कितने दमनकारी हैं, किस तरीके से वो लगातार अन्याय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर राष्ट्रपति को इसके बारे में लिख रहा है किसानों के ऊपर किस तरीके से चढ़ाई की थी, वो मामला एक बिल्कुल प्रूफ के तौर पर सामने है। लेकिन क्या राष्ट्रपति मुर्मू इस पर संज्ञान देंगी, इसी को देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक कबीर जी, संजीव सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप बने रहिएगा अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।